नमस्कार। नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विनोद वर्मा। आज की वीडियो का हमारा विषय है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है और संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा अगर देखा जाए तो वास्तव में नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है भाई? जब किसी शब्द को पढ़कर आपको लगे कि यह तो दुनिया में एक ही बना है, एक के लिए ही बना है, किसी एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। समझ में आ गया ना भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो केवल एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के लिए जिसका प्रयोग होता है, तो वो होती व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई? जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, तो ये व्यक्ति दुनिया में एक ही तो हैं। ठीक है भाई, आइए अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जब आप किसी शब्द को देखें और आपको ये लगे कि ये तो अकेला नहीं है भाई, यह तो अपने साथ सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा भाई? जातिवाचक संज्ञा। जैसे भाई मैंने कहा स्त्री या औरत। अब इस शब्द को सुनकर आपके मस्तिष्क में एक बात उभर करके आएगी, स्त्री अकेली नहीं, मतलब संपूर्ण संसार की औरतें या स्त्रियां। तो यह क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करवाती है, स्त्री जाति का बोध करवाती है। तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो जातिवाचक में आपको यह ध्यान रखना है भाई कि इसमें कोई भी शब्द जो होगा वो पूरी की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है भाई? जब किसी भाव को रिप्रेजेंट किया जाए, किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट किया जाए। आपको बता दूं भाई, एग्जाम्स में मुख्यतया भाववाचक संज्ञा पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लगातार आप अगर पीछे के प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो उनमें ज्यादातर भाववाचक संज्ञाएं ही पूछी गई हैं। किस तरीके से पूछा जाता है भी एग्जाम में प्रश्न? भाववाचक से विशेषण बनाना, भाववाचक से जातिवाचक बनाना। एक बात यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वहां पर जातिवाचक वह संज्ञा बन जाती है। ये बात विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है भाई, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न तो वो पूछेगा आपसे। जैसे मैंने लिखा यहां पर बुराई। अब बुराई क्या है? बुराई तो भाव है, लेकिन अगर मैं बुराई को बुराइयों लिख दूं तो यह क्या बन जाएगा? जातिवाचक। मतलब पूरी की पूरी बुराइयां, जितनी भी संसार में बुराइयां हैं वो इसमें समाहित हो जाएंगी। तो यहां पर बुराई तो हो गया भाववाचक और बुराइयों हो गया जातिवाचक, क्योंकि संपूर्ण संसार की बुराइयों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, बुराई से बुराइयों। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है भाई। कैसे? आइए देखते हैं। आपने कहा दुनिया में जयचंदों की कमी नहीं है। मतलब जयचंद गद्दार के रूप में प्रयुक्त हुआ है और जयचंदों, जयचंद तो अकेला था भाई, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पर लिखा क्या गया है? दुनिया में जयचंदों की कमी नहीं है। तो एक से ज्यादा की बात हो गई ना भाई। अगर अकेला जयचंद होता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहां पर जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहां पर संपूर्ण संसार के होल वर्ल्ड के जयचंदों की बात हो रही है। तो यहां पर जातिवाचक बन जाएगा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं
भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं? तो इनमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बन सकती हैं। तो भाई भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बन सकती हैं, जिनमें पहली है भाई संज्ञाओं से ही। ठीक है ना, ये बात याद रखना। भाववाचक जो है पहली जो बनती है वो संज्ञाओं से बनती है। कैसे बनती है आइए देखते हैं। जैसे नारी से नारित्व, ठीक है ना भाई, नारी से नारित्व, नारी जो है यहां पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और नारित्व क्या बन गया, भाव बन गया भाई यहां पर। तो भाववाचक संज्ञा संज्ञा से बन गई है, ये बात याद रखना। दूसरा है मानव से मानवता, तो ये क्या है, संज्ञा से मानव क्या है भाई, मानव भी तो एक संज्ञा है ना। तो मानव संपूर्ण संसार के मानव हो गए भाई। मानव से मानवता, तो ये भी क्या है यहां पर, मानवता जो है भाववाचक संज्ञा, और नारित्व जो है वो भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं भैया आपसे, कौन सी भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है, क्रिया से बनी है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यही चीजें तो आपको समझनी है। तो आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो पहली तो मैंने आपको बता दी संज्ञा से बनती हैं, दूसरी है भाई सर्वनाम से बनती हैं। कैसे बनती हैं सर्वनाम से, आइए देखते हैं। जैसे अपनापन, आपको पता है कि अपना शब्द जो है वो क्या है, वो है सर्वनाम, और सर्वनाम से बनने वाला जो नया शब्द है अपनापन, वो क्या हो गया, एक भाव हो गया। अपनापन तो एक भाव है भाई, परायापन, अपनापन, ठीक है ना। तो ये एक भाव है, तो ये किससे, ये अपना शब्द जो है वो सर्वनाम हो गया। तो अपना, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ठीक है भाई, ये सर्वनाम के अंतर्गत आता ना, आगे हम इनको देखेंगे। तो अभी मैं आपको जो समझा रहा था कि भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम से बनती हैं। निज भी सर्वनाम है भाई, और निज से बन गया निजतव, तो निजतव भी क्या है, एक भाव है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन गई क्या, निज से निजतव। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। तीसरी भाववाचक संज्ञा बनती है भाई विशेषण से। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सुंदर, अब सुंदर तो क्या है भाई, सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है, और इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी भाई, सुंदरता। सुंदर क्या है, विशेषण, और सुंदरता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता तो एक भाव है भाई, ठीक है ना। तो यही चीज आपको याद रखनी है। और मीठा से क्या बनेगा, मिठास। मिठाई मत कर देना भाई, याद रखना ये बात। मीठा से मिठास, तो मीठा क्या है, विशेषण, और मिठास बन गया भाव, तो एक भाववाचक संज्ञा हो गई ना। तो ऐसे बनती हैं भाई विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। अब एक शब्द आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिठाई शब्द जो अभी मैंने बताया, मिठाई शब्द कौन सी संज्ञा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। एक और शब्द है भाई उदार। उदार से बनेगी भाववाचक संज्ञा उदारता। ठीक है भाई, उदार क्या है, विशेषण है, ठीक है, उसका स्वभाव उदार है, वह उदार स्वभाव का है, विशेषण है, लेकिन इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, उदारता। तो ये शब्द जो मैंने बताए हैं आपको, इनसे बनने वाली संज्ञाएं भाववाचक, मतलब विशेषण से बनने वाली संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना भाववाचक संज्ञा विशेषण से कैसे बनती है। अगला है भाई क्रिया। आइए अब देख लेते हैं कि क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मैंने कहा थकना, अब थकना क्या है, क्रिया है, वह थक गया, तो क्रिया हो गई ना भाई। लेकिन इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, थकावट। ठीक है भाई, थकावट एक भाव है,
थकने का भाव, तो थकावट यहाँ पर क्रिया से बनी है, थकना से थकावट, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। हंसना से हंसी, हंसना क्या है भाई? क्रिया, और हंसी हो गया भाव, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना जो मैं आपको समझा रहा हूं? वेरी गुड। और एक शब्द है भाई लड़ना। अब लड़ना से कौन सी भाववाचक संज्ञा हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क में उभर करके आ रही है भाई? लड़ना से लड़ाई, तो लड़ना तो क्रिया हो गई, लड़ाई उसका भाव हो गया। वह लड़ाकू है, लड़ने का उसमें भाव है, तो लड़ाई जो है यहां पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और पांचवा जो है, जो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होता है, वो है अव्यय। मतलब अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आइए देखते हैं अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे वाह शब्द है, हम कहते हैं कि वाह, और इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी? वाह वाही, यानी एक शाबाशी वाली फीलिंग जहां पर आती है वो वाह वाही होती है, और वाह शब्द जो है अव्यय है। ठीक है ना भाई? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। किससे? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी, और इसी तरीके से एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना ये बात। तो संज्ञा में तो भाई बस इतना सा ही आपको रिवाइज करना है। इतना अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। आइए अब हम चलते हैं सर्वनाम टॉपिक की ओर। चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछूं कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं? देखिए, अब तक तो आप सर्वनाम को मुख्य रूप से पढ़ते आए हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे पूछ ले कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तब क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है मूल सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन से? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, अब जो भी है ना, तो ये सारे के सारे क्या है? मूल सर्वनाम कहलाते हैं भाई, और ये संख्या में 11 होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे सर्वनाम के भेद पूछे तो सर्वनाम के तो 6 ही भेद हैं भाई, ये बात याद रखना। मैंने तो मूल सर्वनाम पूछे हैं, ठीक है ना? प्रश्न वो घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ सकता है। और एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूं, हिंदी का अपना खुद का सर्वनाम कौन सा है? हिंदी का खुद का सर्वनाम कौन सा है भाई? बता दूं आपको, आप शब्द जो है हिंदी का ही खुद का सर्वनाम है, बाकी तो संस्कृत से लिए गए हैं, चुराए गए हैं भाई, ये बात याद रखना। आप शब्द जो है हिंदी का अपना खुद का सर्वनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना भाई। तो अब बात करते हैं भाई सर्वनाम के भेदों की। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैंने ऊपर बताया 6, तो 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक के 3 भेद किए गए, मतलब उपभेद किए गए हैं। कौन सा? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। यही बातें तो याद रखनी है सर्वनाम में, आपको ज्यादा याद नहीं रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें उसके 3 भेद किए गए हैं, मतलब उपभेद किए गए हैं। उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिसके बारे में आप बोलते हो, जैसे मैं और हम, तो हम श्रेष्ठ हैं, तो श्रेष्ठ का मतलब उत्तम, तो उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम, यह 2 आ जाएंगे भाई, मैं, हम। ठीक है, समझ आ गया ना? तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाएंगे। अगला है भाई मध्यम पुरुष, तू, तुम, और ये क्या होते हैं? अन्य पुरुष हो गए। अन्य की बात हो रही है यहां पर भाई, तो ये वे जो है वो हो जाएंगे हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो आप जानते ही हैं भाई, जैसे कौन आया, क्या कर रहे हो, तो इनमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इसी से आप पहचान जाएं कौन, क्या, किसने, किसे, कहां, कैसे, ये शब्द भी आएंगे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा भाई, उसे आप याद रखना। इसी से पहचान जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
सिंपल। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे मैं कह दूं दाल में कुछ काला है, कोई आया है, ठीक है ना, कुछ, कोई, ये जो शब्द है ना, ये किस चीज को संबोधित कर रहे हैं यहां पर? अनिश्चय। क्योंकि दाल में कुछ गिर गया ये नहीं पता, दाल में कुछ काला है, तो ये चीज दाल में कुछ, कुछ का मतलब पता तो नहीं ना, काला काला है क्या है ये नहीं पता, सांप है, बिच्छू है, घबेरा है, क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला है, कुछ अनिश्चय की स्थिति है ना। कोई आया है, आया तो है लेकिन हम जानते नहीं कौन है, तो यहां पर अनिश्चय की स्थिति होगी, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। कोई, कुछ, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चय को दर्शाते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करने, निश्चय में तो निश्चित होता है भाई, ये बात निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। जैसे ये लड़के हैं तो ये निश्चित है, लड़के ही तो हैं, ये लड़के तो ये लड़कियां ही हैं, ये पुस्तकें हैं तो पुस्तकें ही हैं, उसको आप खाने की चीज थोड़ी ना कह दोगे, है तो पुस्तक। तो कहने का भाव है जो निश्चित है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। निजवाचक सर्वनाम इंपॉर्टेंट है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला खुद के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, तो स्वयं या खुद जो है, अपने आप जो है, ये जो शब्द है वो क्या है? निजवाचक को दर्शाते हैं, तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम बन जाएगा। तो ये चीजें हैं सर्वनाम के अंदर भाई, आपको याद रखनी है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो वाला होता है, जिसमें जो सो ऐसे वाचक शब्द जुड़े हुए हों, जैसा वैसा, जो करेगा वो भरेगा, मतलब जो बोएगा वो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये था भाई सर्वनाम और उसके मुख्य भेद। आइए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण तो जानते तो हैं, अगर परिभाषा की बात करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में आपको मुख्यतः दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाओं में तीन अवस्थाएं हैं भाई, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मतलब मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आइए अब इनको देखते हैं। सबसे पहले मूल अवस्था। मूलावस्था कब होगी भाई? एक की कंपेयर एक से की जाए तो वहां पर मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था क्या होगी? जब दो में कंपैरिजन होगी। और उत्तमावस्था क्या होगी? जब सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाता है तो वहां पर उत्तम अवस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। यह बात आपको याद रखनी है। और विशेषण में एक बात और, आपको दूसरी बात जो विशेष आपको ध्यान में रखनी, वो क्या? विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। ये बातें आपको मुख्यतया विशेषण में ध्यान में रखनी है भाई। विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। आइए अब इन्हें भी बारी बारी से क्रमानुसार देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा काला कौवा, यहां पर काला और कौवा दो अलग अलग शब्द लिखे गए हैं। अब अगर इसमें से विशेष्य का चयन करना है तो आप इस तरीके से याद रखें कि इसमें विषय क्या है, ठीक है ना, किसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पर काला कौन है? तो काला तो कौवा है, तो विषय कौन हो गया? सब्जेक्ट यहां पर कौन हो गया? कौवा हो गया। और उसकी विशेषता कैसी है? काला है, तो काला यहां पर सीधा सा विशेषण हो गया भाई। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात आती है ये प्रविशेषण क्या भला है। अब प्रविशेषण की अगर बात करें तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए, मतलब विशेषण की भी जो विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है भाई। कैसे? आइए देखते हैं विशेषण की विशेषता कैसे हो गई। बहुत सुंदर स्त्री है, यहां पर सुंदर जो है वो तो विशेषण है, लेकिन सुंदर से पहले बहुत लगा दिया, तो ये क्या है? विशेषण की विशेषता होगी कि स्त्री कैसी है? बहुत सुंदर है। एक तो सुंदर है,
सामान्य तौर पर यह बात कह देते हैं कि वह सुंदर है, लेकिन वह बहुत सुंदर है। बहुत मतलब सुंदर की भी विशेषता हो गई, तो विशेषण की विशेषता क्या हो गई? बहुत सुंदर। तो यहां पर बहुत जो शब्द आया है वह प्रविशेषण कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना भाई। प्रविशेषण क्या हो गया? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तो आप कर लोगे भाई, ठीक है ना। गुण, दोष, ठीक है, किसी में कौन सा गुण है, किसी में कोई दोष है। संख्याएं आ जाए तो आप संख्याएं पहचान लो। हाँ, परिमाणवाचक में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। परिमाण में आपको माप तोल को ध्यान में रखना है, संख्या में संख्याएं ध्यान रखनी है। जैसे अब 5 किलो जिसे तोला जा सकता है, जिसे गिना ना जा सके, जिसे तोला जाए लेकिन गिना ना जाए तो वो परिमाण में आ जाएगा भाई। परिमाणवाचक, मापा तोला जाए, मीटर, लीटर, तो ये परिमाणवाचक में आ जाएंगे। संख्या से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दो से 5 व्यक्ति, तो ये संख्याएं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगला टॉपिक है हमारा क्रिया। आइए अब क्रिया पर हम बात करते हैं। और क्रिया में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं भाई, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आइए देखते हैं क्रिया क्या है। क्रिया में कोई काम हो रहा होता है, कोई एक्शन हो रहा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्रिया में काम करने के भाव को क्रिया कहा जाता है, एक्शन जहां पर हो, ठीक है भाई। लेकिन क्रिया को समझने से पहले आपको कारक का कंसेप्ट समझना होगा, क्लियर करना होगा, क्योंकि सारी की सारी क्रियाएं कारकों पर आधारित है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये सारे के सारे कारकों की विभक्तियां हैं, तो इन्हीं पर आधारित है हमारी क्रिया। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, कारक का कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आपको क्रिया समझ में आएगी, ठीक है भाई। देखते हैं कारक। पहला है भाई हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में जैसे बिजली चमक रही है, तो बिजली चमकने का काम अपने आप कर रही है, तो यहां पर बिजली अपने आप में कर्ता कारक है भाई। ये मत समझना कि कर्ता कारक में कोई व्यक्ति ही होता है, जरूरी नहीं है कि कर्ता कारक में कोई व्यक्ति ही हो। जैसे गेहूं पिस रहा है, अब पिसने का काम कौन कर रहा है? गेहूं। तो गेहूं तो अपने आप पिस रहा है, ठीक है ना। वो कहते गेहूं पीस रहा है, वो बात हम अपने तरीके से उसको सोचते हैं, लेकिन पिस कौन रहा है? पिस तो गेहूं ही रहा है, अपने आप ही तो पिस रहा है यहाँ पर भाई, ठीक है ना। तो भाव क्या है यहाँ पर? कहने का भाव क्या है? गेहूं जब अपने आप पिस रहा है तो वो अपने आप में कर्ता हो गया ना, तो यहाँ पर कर्ता कारक है और क्रिया हो रही है क्या? पिसने की। तो गेहूं अपने आप पिस रहा है, तो यहां पर कर्ता कारक क्या हो जाएगा? गेहूं। क्रिया हो रही है, पता नहीं कौन पीस रहा है, लेकिन पिस रहा है क्या? गेहूं। तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। ये बात भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। दूसरा कारक है कर्म कारक, मतलब जिसमें कर्म हो। जैसे मैंने उसे पेंसिल दी, अब पेंसिल क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने पेंसिल दी, पेन दिया, पुस्तक दी, पीडीएफ दी, भाई कुछ भी दिया, मतलब जो चीजें दी गई हैं वो क्या? ऑब्जेक्ट हैं, कर्म हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? कर्म कारक हो जाएंगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी जब कोई चीज दी जाती है। कर्म कारक में एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। अब मुख्य कर्म को प्रधान कर्म भी कहते हैं भाई, प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, और गौण कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे उसने मुझको 100 रुपए दिए, तो यहां पर 100 रुपए जो है वो क्या है? वो भी कर्म है, और मुझको जो है वो भी कर्म है। ये बात याद रखनी है आपको भाई। उसने मुझको 100 रुपए दिए, अब 100 रुपए कर्म है, 100 भी मुख्य रूप से, ठीक है, और मुझको भी कर्म है। ये बातें याद रखनी है। जिसके साथ को जुड़ा रहता है और वह अपने कर्ता के साथ आता है, तो वहां पर गौण कर्म होता है, यानी सेकेंडरी कर्म। तो वहां पर क्या होगा भाई? गौण कर्म सेकेंडरी कर्म बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे
सीता ने गीता को गुलदस्ता दिया। अब गुलदस्ता क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहां पर, और गीता जो है सेकेंडरी कर्म है। ये बात आपको याद रखनी है भाई। कर्ण कारक में किसी प्रकार से हेल्प की जाती है भाई, किसी माध्यम से, किसी माध्यम का सहारा कर्ण कारक में लिया जाता है। जैसे वह बस से गुरुग्राम गया। अब किस माध्यम से गया? बस से गया, सहारा लिया गया ना, यहां पर हेल्प ली गई ना, तो यहां पर कर्ण कारक हो गया भाई। किसी साधन के साथ कोई कारण होता है तो वहां पर भी कर्ण कारक होता है भाई। जैसे मैंने कहा वह बस से आया, और दूसरा कहा कि वह बस से गिर गया। दूसरी बात, मैंने कहा हम चंडीगढ़ से आए हैं और हम रेल से आए हैं। अब चंडीगढ़ से आए हैं मतलब चंडीगढ़ छोड़ करके आए हैं ना, अपादान हो गया। याद रखना ये बात भाई, वहां चंडीगढ़ को तो हमने छोड़ दिया, वहां से आ गए। आए किस तरीके से? हम रेलगाड़ी से आए हैं, रेल से आए हैं, तो माध्यम हो गया, साधन हो गया। तो साधन जहां पर हो जाता है, माध्यम जहां पर हो जाता है, वहां पर कर्ण कारक हो जाता है। अपादान कारक में और कर्ण कारक में यह भेद आपको याद रखना। हम चंडीगढ़ से आए हैं तो चंडीगढ़ छोड़ आए हैं ना भाई, तो अब हम जहां पर आ गए हैं वो बात अलग है, लेकिन वहां से आए हैं, से वहां पर अपादान हो गया, अलगाव हो गया, अलग की स्थिति हो गई। लेकिन रेल से आए हैं क्योंकि रेल एक माध्यम है, माध्यम के साथ आए हैं, तो वहां पर कर्ण कारक हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है और ये अंतर आपको याद रखना है। वह बस से गिर गया, तो यहां पर भी क्या है? बस से गिरा है ना, बस में था लेकिन अब अलग हो गया, गिर गया, तो अपादान हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। अपादान की बात कर रहा हूं, यहां पर अपादान है, संबंध नहीं। हम बस से आए हैं तो यहां पर क्या होगा? कर्ण कारक होगा। ठीक है ना, से साधन का प्रयोग हुआ है इसलिए कर्ण कारक है, माध्यम का प्रयोग किया गया है। अब संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान कारक में के लिए की सेंस होती है, यानी कोई भाव पसंद का होता है। इसमें पसंद है, मुझे खीर पसंद है, ठीक है ना, तो ये एक भाव है के लिए, तो मुझे पसंद है भाई ये चीज, तो यहां पर संप्रदान हो जाएगा, याद रखना। संबंध कारक आप जानते हैं का, के, की, तो इसमें संबंध आप कर लोगे अधिकरण में पर। आइए अब अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण तीन प्रकार से बनता है। पहला स्थानाधिकरण, दूसरा कालाधिकरण, तीसरा भावाधिकरण। अब स्थान, वह छत पर बैठा है, तो क्या है? स्थान हो गया। कालाधिकरण, काल, वह कल आएगा, काल हो गया, कल आना। भावाधिकरण, भाव क्या है? बचपन में हमने बहुत सी गलतियां की हैं। तो ये क्या है? ये अधिकरण के तीन अलग अलग रूप बताए गए हैं। ठीक है भाई, तो इन पर आधारित है, मतलब कारकों पर आधारित है हमारी क्रिया। आइए अब क्रिया को हम देख लेते हैं कि क्रिया क्या है। जैसे मुख्यतः क्रिया तो दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक कर्म के साथ, जिसमें कर्म निहित रहता है, कर्म होता ही होता है, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है भाई, मतलब जिन क्रियाओं को करना पड़ता है। और अकर्मक क्रिया जिनमें कर्म नहीं होता, जो क्रियाएं बिना कर्म की होती हैं और स्वतः हो जाती हैं, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसती है, वह दौड़ता है, वह रोता है, वह सोता है, ठीक है ना, ये क्या है? स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे एक प्रश्न पूछ लिया आपसे, हंसना, रोना, पीना, सोना, इनमें से कौन सा उदाहरण अकर्मक क्रिया का नहीं है? यह छांटना है। अब सोना तो अकर्मक क्रिया है, सोना सोने वाला, गोल्ड वाला सोना नहीं भाई, स्लीपिंग वाला सोना, स्वतः होने वाली क्रिया। हंसना भी अपने आप में अकर्मक क्रिया है, ठीक है भाई। रोना भी अकर्मक क्रिया है। और पीना, क्या पीना? लहू पीना, लस्सी पीना, जूस पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, तो इनमें से क्या आ रहा है? क्या पी रहा है? मतलब एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या का उत्तर मिलेगा आपको यहां पर कि वह पी रहा है, लेकिन क्या पी रहा है? अब क्या का उत्तर मिलेगा
तो यहाँ पर कौन सी क्रिया बन जाएगी? सकर्मक क्रिया बन जाएगी। तो प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द अकर्मक का उदाहरण नहीं है? तो पीना जो है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पीना जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे फसल उग आई और फसल उगाई गई, दो अलग अलग बातें भाई। फसल उगाई स्वतः अपने आप क्रिया हो गई, फसल उगाई गई किसके द्वारा उगाई गई? कर्ता यहां पर नदारद है, एब्सेंट है। तो यहां पर उगाई गई किसी के माध्यम से, तो यहां पर सकर्मक हो गई। फसल उग आई, तो उगाई तो अपने आप उगी है, तो अकर्मक क्रिया होगी। ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे घड़ा भरता है, घड़ा भरा गया, तो घड़ा भरता है अपने आप भरता है, घड़ा भरा गया किसके द्वारा? ठीक है ना, यहां पर कर्ता नदारद है, इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया बन जाएगी। आइए अब देखते हैं क्रियार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें एक्शन होता है। जो एक्शन क्रियाएं होती हैं वो क्रियार्थक क्रियाएं कहलाती। जैसे मुझे टहलना पसंद है, टहलना क्रिया हो रही है, तो क्रियार्थक क्रिया जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, मुझे टहलना पसंद है। ठीक है भाई। मुझे पढ़ाना पसंद है, तो ये भी क्या है? क्रियार्थक क्रिया है। ये बातें आप याद रखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, तो मालिक स्वयं काम नहीं कर रहा, नौकर से काम करवा रहा है, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई भाई। अब अगली है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, एक पहले वाली क्रिया, एक उसके बाद की क्रिया। जो पहले वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया। अब पहले काम क्या हुआ है? खाना खाया गया, मतलब मोहन के द्वारा पहले खाना खाया गया। तो पहली क्रिया कौन सी हुई? खाना खाने की। और उसके बाद कौन सी क्रिया हुई? सोने की। तो पूर्वकालिक क्रिया खाने वाली क्रिया कहलाएगी। एक होती है तात्कालिक क्रिया। अब तात्कालिक क्रिया में भी दो ही क्रियाएं होती हैं। जैसे वह गिरते ही मर गया, भूकंप में मकान ढह गया। तो ये क्या है? तात्कालिक, अचानक होने वाली क्रियाएं होती, तत्काल में होने वाली क्रिया कि वह गिरते ही मर गया, भूकंप आते ही मकान ढह गया। तो ये तात्कालिक क्रियाएं होती हैं। तो भाई आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये थी आज संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।